जैसे हम 35/100 बोलते हैं, मतलब कि 100 में से हमें 35 मिला है। तो इसी में हमेशा परसेंट का मतलब कि वो चीज जो भी गिनती लिखी है, 4%, 5%, 7%, 10%, 25%, 75%, जो भी लिख रहा है वो आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ 100 उसको इतना मिला है। ठीक है। और जैसे कोई आ गया लिख दिया 400%, बोले 100 में 400 400 कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है ना? नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ये हाइपोथेटिकल होता है, ये 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है आगे कन्वर्जन का। जैसे आ गया आपका कि आपका जो फार्मूला आ गया समझ में सब, मैट्रिक पे आऊं सीधे? समझ गए सर। फार्मूला तो आ गया है समझ में ना? यस सर। चलिए ट्रिक पर, ट्रिक नंबर 1 था। ट्रिक नंबर 1 में क्वेश्चन ये था कि अगर कोई एक व्यक्ति ए है, वो बी से x% ज्यादा है, x% ज्यादा है, कौन? ए। किससे? बी से। क्वेश्चन पूछता है कि फिर बी ए से कितना परसेंट कम है, यही तो होगा, कितना परसेंट कम है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ऐसे क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन में और प्योर क्वेश्चन के रूप में भी बहुत आते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो उसमें सीधे क्या करेंगे, जितना परसेंट ज्यादा बोल रहा है उसको यहाँ लिखेंगे, उस परसेंट को 100 में जोड़ देंगे और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर इतना प्रतिशत कम होगा। और अगर यहाँ पर ये बोलता है x% कम है, अगर बोल दिया x% कम है, तो इसका मतलब कि बी ए x% कम है बी से, तो नेचुरली बी क्या होगा? ए से ज्यादा होगा। बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? तो उसके लिए फार्मूला यही होगा, फार्मूला वही होगा कि कितना परसेंट ज्यादा, जो परसेंट बोल रहा है उस परसेंट को यहाँ लिखेंगे x अपॉन 100 माइनस x कर देंगे। यहाँ पर वो, यहाँ पर अगर कम है, पहला वाला कम है, तो यहाँ माइनस कर देंगे और ऊपर 100 कर देंगे, और इतना परसेंट जो है बी ए से ज्यादा है। एक ये फार्मूला हो गया। सेम फार्मूला लगता है जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे बाजार में हम सामान खरीदने गए, तो उसमें पूछा कि बोला कि जो पहले हमारा दाम था, जो हमारा पहले जितने चीज में जितने में हम खरीदते थे, अब वो चीज जो है उसमें, सपोज हम चावल खरीदते हैं, चावल चावल हमने खरीदा, चावल का खर्चा हमारा जो है महीने का खर्चा जो है 500 रुपया है। ठीक है। ये हम हर महीने मेरे चावल खर्चा 500 रुपये है, और मान लीजिए मैं 20 रुपए किलो खरीदती हूँ चावल। मान लीजिए हम 20 रुपए प्रति किलो चावल खरीदते हैं, तो हमारा 500 रुपये खर्चा आता है। लेकिन हुआ क्या कि इस बीच में चावल का दाम x% बढ़ गया, चावल का दाम x% बढ़ गया। अब हमको इसमें क्वेश्चन में एक शर्त है कि दाम तो बढ़ गया, अब हमको, अगर हम उतना ही चावल खाएंगे तो हमारा कंज्यूमशन जो है 500 रुपये से ज्यादा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कह रहा है कि कंज्यूमशन हमारा उतना ही रहेगा, हम 500 रुपये ही खर्च करेंगे। इसका मतलब अगर दाम बढ़ रहा है और पैसा आप उतना ही खर्च करना चाहते हो, इसका मतलब हम जो चावल का कंज्यूमशन है वो तो हमें कम करना पड़ेगा। हमें कम चावल खरीदेंगे तभी तो हम 500 रुपये में कम चावल मिलेगा ना। तो कितना कम चावल मिलेगा, कितना परसेंट हम अपना कंज्यूमशन घटाएंगे, कितना परसेंट हम अपना घटाएंगे, कंज्यूमशन घटाएंगे, ये हो गया। ठीक है। यही क्वेश्चन आता है इस तरीके का। तो सीधे वही वाला फार्मूला है। अगर यहाँ
जो है आपका दाम बढ़ गया है तो कंज्यूमशन घटेगा। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, एक्स अपान 100 + x, जो पहले वाला फॉर्मूला था, कितना परसेंट कंज्यूमशन घटाएंगे। ठीक है। अब इसके वाइस वर्सा, अगर x% दाम घट गया तो अब हमें क्या होगा, 500 रुपये में ज्यादा चावल मिलेगा। अब ज्यादा चावल खरीदेंगे तो कितना परसेंट ज्यादा चावल खरीदेंगे, वही फार्मूला होगा, एक्स अपान, अब 100 - x कर देंगे इंटू 100, इतना परसेंट चावल ज्यादा खरीदेंगे। ज्यादा खरीदेंगे, खरीदेंगे, खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, कुछ भी समझो। ठीक है। फार्मूला दोनों ट्रिक 1 ट्रिक 2 दोनों के सेम है। ठीक है, दोनों के ट्रिक सेम है। बस आपको यही याद करोगे, ये फार्मूला अगर दिमाग में रहेगा, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके दिमाग में बना रहेगा और बहुत फटाफट आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन में दिया कि इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, क्या बोला, 20% बढ़ जाता है, तो हम कितना कंज्यूमशन कम करेंगे, कोई बात नहीं, 20/100 + 20 इंटू 100, ये बराबर 20/120 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 × 12, और ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 6, 50/3, ये परसेंटेज होगा, ये भी परसेंटेज होगा। अब ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको उसमें बना दो, मिक्स फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 18, 16 सही 2/3% हमारा कंज्यूमशन घट जाएगा। अगर यही बोलता कि 20% चावल का दाम घट गया है तो ये हो जाता है 20/100 - 20 इंटू 100, ये बराबर हो जाएगा 20/80 गुणे 100। अरे सर यहाँ परसेंटेज जरूर लगाना, 20 चौको 80, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% हमारा कंज्यूमशन बढ़ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर, कोई डाउट ये दो दो ट्रिक में। तो सर अब चलते हैं, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो तो बताना, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है। तब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पर। इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, ट्रिक में क्या लिखा हुआ है। देखिए, जो कमोडिटी का दाम, परसेंट दाम घट रहा है या बढ़ रहा है, उसमें एक चीज कॉमन रहेगा कि हमारा जो खर्च है वो इनडिफरेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। 500 रुपये पहले भी खर्च करते थे, 500 रुपये बाद भी खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तब जाकर के ये फार्मूला लगेगा। अगर उसमें कोई कंडीशन और देगा तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, नहीं तो पता लगा यही फार्मूला लगा दिए। उसमें देखना आपको क्या लिखा है। देखिए फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा है ना, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 20%, अगर किसी कमोडिटी का, किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ा दिया जाता है, देन द डिक्रीज इन कंज्यूमशन विल बी 100, ये फार्मूला देके बोल दे इतना परसेंट होगा, दैट इज 16 सही 2/3%, सो दैट द इन एक्सपेंडिचर रिमेन अनअल्टर्ड। ये हम अपना कंज्यूमशन 16 सही 2/3% घटा देंगे, जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर रिमेन अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड मतलब अपरिवर्तित, हमारा जो एक्सपेंडिचर जो जितना पहले था उतना ही है। तो दाम बढ़ने पर हम कंज्यूमशन को घटा देंगे, और फिर अगर हमें अपना एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है तो दाम घटने पर अपना कंज्यूमशन बढ़ा देंगे, तभी तो हमारा जो है एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। ये आपको इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अगर ये कंडीशन नहीं दे रहा है तो फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा, नहीं तो पता लगा कि आपको बोल दिया कि परसेंटेज जो है उसका रेट बढ़ गया और उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, तो क्वेश्चन बदल जाएंगे, इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा। आप लोग इस चीज का ध्यान रखना। अब आता है ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 बोल रहा है, इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाई x% एंड देन डिक्रीज बाई x%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है। इसका मेरे साथ एक प्रैक्टिकल दुर्घटना दुर्घटना या क्या कहते हैं, घटना हो गई थी इलाहाबाद में।
मैं एयरफोर्स रिटायर होके आया था और जस्ट वही बैंक का एग्जाम दिया था और पास करके गया था। तो ये हुआ कि इंटरव्यू होगा। तो मैंने कहा इंटरव्यू के लिए कोई किताब उताब पूरी होगी क्या? तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास जा करके वहाँ किताब ढूंढ रहा था बुक स्टोर पे कि भाई इंटरव्यू के लिए कोई किताब उताब आती है क्या, ये फाइनेंस से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित। दुकान वाला बोला नहीं, ऐसी कोई किताब नहीं आती। मैं कहा चलो भाई ठीक है, चलते हैं। जैसे मैं घूमा, एक लड़की मुझे पकड़ ली, बोलती सर आपका बैंक क्लियर हो गया एग्जाम। पता नहीं कोई पॉल पाल करके नाम था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो बोलती है कि, मैंने कहा हाँ। तो बोलती कैसे के लिए आपने कहाँ से कोचिंग किया? मैंने कहा भाई मैंने तो कोचिंग कहीं से की नहीं है, मैंने कहीं भी कोचिंग नहीं की, कभी पढ़ाई के लिए कोई कोचिंग नहीं की। तो बोले लेकिन आप कैसे पास कर लिए? मैं कैसे पास कर लिए? बोले मेरा मैथ तो बहुत अच्छा है, मेरा इंग्लिश थोड़ा डाउन है, मैं इंग्लिश से कोचिंग कर रहा हूँ लेकिन मैथ मेरा डाउन है, कर लूंगे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा हमें तरीका बता दिए। मैंने उससे यही क्वेश्चन पूछा था। मैंने कहा मैथ्स अच्छे हैं? बोले हाँ बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा चलो मेरे पास ये पेन है, मैंने इसका 2% दाम बढ़ा दिया और 2% घटा दिया, तो कितना नेट परिवर्तन आएगा? होती कोई परिवर्तन नहीं है, आपने 2% घटा के 2% घटा दिया तो 1 ही % हो गया, उसको कोई परिवर्तन नहीं आया। मैंने कहा यही मार खाए गए ना। तो जो ये एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ऐसे ही होते हैं, बहुत विद्वान लोग नहीं काम करते हैं। पंजाब में मेरे बेटे को एक लड़की पढ़ाती थी, पंजाब में मैं गोल्ड, इसकी मैथ्स की गोल्ड मेडलिस्ट थी, और वो कोचिंग पढ़ा रही थी मैथ की, बच्चों को देती थी। जो बीसीए वगैरह करते हैं या जो बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, उनको कोचिंग देती थी। और उससे एसएससी का प्री नहीं क्वालिफाई हो पा रहा था। तो कंपटीशन के एग्जाम मैथमेटिक्स अलग होते हैं। ये नहीं कहता कि वो हम विद्वान हो गए, लेकिन इसका तरीका अलग है, ट्रिक अलग सा है, इसकी समझ अलग है। तो अब देखो इसमें जैसे हमने X% बढ़ा दिया, 1% बढ़ा दिया और फिर X% घटा दिया, फिर बढ़ाने के बाद होता है, समझे, बढ़ा दिया और फिर X% घटा दिया, कैसे होगा देखो। तो नेट परिवर्तन क्या आएगा, नेट चेंज कितना होगा, नेट परसेंटेज चेंज। तो जैसे कोई चीज 100 रुपए की है, मैं बता रहा हूं, इसमें 10 रुपए 10% बढ़ गया दाम, तो 100 का 10% 10 होगा। अब नया दाम कितना हो जाएगा, 110 रुपए हो जाएगा। जब हम 10% बढ़ा रहे थे तब हमारा दाम कितना था उसका, 100 रुपए था। लेकिन जब हम घटा रहे हैं 10%, तो अब हमारा किस पर घटा रहे हैं, 10% पे घटा रहे हैं। अब 110 का 10%, 110 का 10% कितना होगा, 11 होगा। और 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। तो नेट परिवर्तन कितना हो गया, 11 - 10, 1% का कमी हो गया। हम 10 - 11 करोगे, 10 - 11 तो -1, तो कमी हो जाएगा। तो उसका नेट जो लॉस होगा, 1% का लॉस हो जाएगा। तो 1 रुपए का लॉस हो गया कि नहीं हो गया? अगर वो 10% में खरीद के 10% बढ़ा के खरीदा और 10% घटा के बेच दिया, उसको नेट 1 रुपए का लॉस हो गया। इसलिए इसका एक फार्मूला दिया है, ट्रिक दिया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि X% को बढ़ा दिया और फिर X% घटा दिया, तो नेट चेंज जो होगा, नेट परिवर्तन या नेट प्रॉफिट जो होगा, अगर सेम है, 1% बढ़ा के 1% घटा दिया, तो ये हमेशा लॉस होगा। ये भी ध्यान रखना, हमेशा लॉस ही होगा। देखो मैंने 10% बढ़ा, 1 रुपए का लॉस हो रहा है ना, तो इसमें हमेशा लॉस ही होगा। एक्स सेम परसेंटेज बढ़ाया और सेम परसेंटेज बढ़ा के फिर घटा दिया, तो हमेशा इसमें लॉस होगा। और कितना परसेंट लॉस होगा, परसेंट लॉस कितना होगा, ये होगा X² / 100%, ये होगा। अब देखो कैसे हो गया, ये लॉस होगा। जैसे हमने 10% बढ़ाया, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 × 100 / 100। अभी 10 से 100 से 100 कट गया, एक 1% लॉस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम 5% बढ़ा देते हैं
अभी 5% घटा देते हैं तो नेट लॉस कितना होगा? 5 का स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100% होगा ये 25/100 कितना हो जाएगा? 0.25% का लॉस होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? देव योगा और कौन कह रहे हैं? हिना जी जी सर। ये तो निकल गई। ये क्लियर होगा कि नहीं हो गया क्लियर? हाँ जी सर, हो गया। अगर हम x% बढ़ाते हैं और x% घटाते हैं तो इसमें हमेशा लॉस होगा। सेम परसेंट बढ़ाया, सेम परसेंटेज घटाया, इसमें हमेशा लॉस होगा। और जो लॉस होगा हमारा कितना होगा? x जितना परसेंट बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, जो चेंज हो रहा है वो स्क्वायर अपॉन 100% बस लॉस। ठीक है, ये होता है। तो हमारा टिक नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं टिक नंबर 4 पे। If the value of a number is first increased by x1% and decreased by मतलब बोल रहा है कि x% बढ़ाया या घटाया, सॉरी x% बढ़ाया या घटाया, दोनों समझ लो। ठीक है, इसके बाद फिर पुनः दोबारा y% बढ़ाया घटाया, अब यहाँ ये बढ़ेगा तो घटाया दिया, ठीक, घटाया या बढ़ाया या कुछ भी कर लो, तो हमारा नेट चेंज कितना होगा? अब इसमें फार्मूला जो दिया है, मैं तो कहूंगा कि आप इस फार्मूला के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि आप कितने फार्मूला ऐसे ट्रिक याद करोगे? अगर अगर आपको याद करना है कि x1% बढ़ाया, x1% बढ़ाया और फिर y1% घटा दिया तो नेट चेंज कितना आएगा? ठीक है, तो नेट इफेक्ट हो जाएगा x1 प्लस x2, ऐसे करके दो फार्मूला दिया, ये तो दिया हुआ है, आप इसको याद करो, कर लो तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक स्ट्रेट चीज बताता हूं कि आपको ज्यादा केवल कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो ये चीज आपको कभी नहीं भूलेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए 100 रुपए का एक सामान है, ठीक है, 100 रुपए का एक चेंज है, 100 रुपए है ये, तो 100 रुपए को पहले 10% बढ़ा दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100 का 110% हो जाएगा। 10% बढ़ा दिया, 100 का 110% हो जाएगा। और फिर बोलता है 5% घटा दिया तो अब इतने का पूरे का 95% हो जाएगा। 95% हुआ ना। अब इसको हल कर लोगे तो नेट चेंज आ जाएगा आपका, नेट इतना चेंज आ जाएगा। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से भाग कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। अब ये 100 पे ही परिवर्तन आ रहा है तो परसेंटेज ही आएगा, जो हम 100 पे लेके चल रहे हैं ना, तो ये परसेंटेज ही आएगा जो निकलेगा। तो इसलिए ये बहुत आसान है। अब बोला कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया ने 15% बढ़ाया तो फिर क्या है, एंड देन डिक्रीज बाय 15%, फर्स्ट इंक्रीज 15% फिर देन डिक्रीज बाय 15%। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसमें तो 15 का स्क्वायर कर दो बस, ये तो वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा। 15 में 225, 225/100 हमेशा लॉस ही होता है, ये बढ़ा के ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। 5 चौक 20, 5 45, 5 25, 5 दूनी 10, 5 45, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 2 से 1/4% लॉस होगा। ठीक है यार, 1/4 को 0.25 भी बोलते हैं, 1/4 को 0.25 बोलते हैं ना, 2.25% लॉस। देखिए आपको फार्मूला कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती फार्मूला याद करा रहा था ना, देखिए हमारे पास तो था। अब इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि उसने मान लीजिए कि किसी चीज का उसमें दाम जरूर दिया होगा, ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज का 15% बढ़ा के, और तो क्या क्वेश्चन दिया रहा आगे, इसमें क्वेश्चन तब फंसेगा जा करके जब आपको केवल वो दे रहा है। हाँ कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। बोल रहा है कि अगर मैंने किसी चीज का पहले 10% बढ़ाया फिर 15% घटा दिया
तो नेट चेंज कितना होगा? बोल दो। तो मान लो कि उसका दाम 100 रुपए है, 10% बढ़ा दिया तो इसका कितना हो जाएगा? इसका अब 110% हो जाएगा। हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि 15% घटा दिया, तो ठीक है, ये अब घटाते इस पे रहा है ना, ये पूरे इस पर घटा रहा है। इसका 95 कितना 85% हो जाएगा। अब इसी को हल कर लोगे, कितना परसेंट आपका नेट चेंज आ जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है। हम गए दुकान पे, ठीक है, हम दुकान पे गए एक सामान खरीदने के लिए जिसका दाम 100 रुपए था। बोला कि पहले हम इसमें पहले 25% का रिबेट दे रहे हैं और उसके बाद फिर 10% का रिबेट दे रहे हैं। पहले 25% का रिबेट दे रहे हैं, फिर 10% का रिबेट दे रहे हैं। या बोलता क्रमिक, बोलते हैं ना क्रमिक, 25% और 10% का हम रिबेट दे रहे हैं। तो माना कि उसका दाम, उसका चीज का दाम कितना 100 रुपए है, तो पहले 25% का रिबेट दे रहा है, इसका मतलब उसका दाम कितना रह गया? 75% ही रह गया कि नहीं रह गया? 75% को 75/100 कर देंगे। फर्स्ट जो रिबेट 25% का दिया, इसका मतलब अब उसका दाम 75% ही रह गया ना। तो वही हमने माना था कि इसका दाम 100 रुपए है, अब इसका दाम कितना हो गया? 75% रह गया, तो 75/100 हो गया। अब हमारा नया दाम ये मिल गया, ठीक है। अब बोला इस पर हम फिर से 10% का रिबेट दे रहे हैं। अब इस पर रिबेट दे रहे हो 10% का, तो अब कितना दाम हो जाएगा इसका? 90% हो जाएगा। अब इसी को जब हम हल करेंगे, 100 से तो 100 कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 दूनी 10, 5 का नाम 5 बनती है 25, 15 75, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 15 नवैया 135, 135/2, 2 नहीं 15 है ना, 15 नवैया 135, 135/2। अब इसका दाम कितना हो जाएगा? 2×12, 2×7=14, 2×5=10। अब इसका दाम कितना हो जाएगा? 67 रुपये 50 पैसे। ये चीज तो आप नॉर्मल जब कहीं जाते हैं शॉपिंग करने पर भी तो देखते हैं कि मार्केट में नया नया जो है क्या कहते हैं, भैया अब ये छूट है, ये छूट है, ये छूट है, इतना परसेंट, तो उसमें इसी तरह से तो निकालते हैं। लोग क्या करेंगे, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सोचेंगे कि जैसे बोला कि पहले 25%, बोला 25% और 10% का छूट है, वो क्या करेंगे, बोल देंगे अच्छा 35% की छूट है। अब देखो, तो 35% का छूट है, तो 100 का 35% कितना हो गया? तो मतलब 65%, 65% बच गया। अब इसका दाम कितना हो जाएगा? 65 रुपए हो जाएगा। जबकि दुकानदार ने क्रमिक दिया 25% और 10%, तो दाम कितना आ रहा है? 67 रुपये 50 पैसे। तो आप दिमाग में लगा के चले जाते हो कि ये 35% का दे रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? 2 रुपये 50 पैसे ज्यादा ले रहा है आपसे। दुकानदार क्रमिक देने से उसको फायदा हो रहा है, क्योंकि ये 10% अब ये 100 पर भी दे रहा है और 100 पर 25 भी दे रहा है, 100 पे 10 भी दे रहा है, तो 35% हो जा रहा है टोटल। लेकिन पहले क्या करता था? पहले 100 पे दिया, 100 पे 100 का 75% कितना हो जाएगा? 75 रुपये हो जाएगा। अब जो 10% देगा वो 75 पे देगा। 75 रुपए का 10%, 75 रुपए का 10% तो 7.5 होगा। और अगर 100 का 10% करते हैं तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यही 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 तो हमारा जो है अंतर है, 10 और 7.5, ये 2.5 का अंतर है ना। ये 2.5 का अंतर रहेगा। तो ये चीज हमेशा समझ में रखना कि जब क्रमशः दे रहा है डेरिवेट, वो जुड़ेंगे नहीं। नहीं तो लोग जोड़ करके माइनस करके जोड़ करके और सॉल्व कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसको ऐसे भी करते हैं कि इसमें आप बोलोगे 65 कैसे कर दिया? अरे भाई 100 है, 25% कम कर दिया, कितने में परसेंट के? 100 में से 25 किया, तो 100 × 100 - 25 हो जाएगा। यही तो होगा, बटे 100, यही तो होगा। 25% कम करने पर इतना आएगा। और जब क्वेश्चन करना है तो आप सीधे, आपको पता होना चाहिए 25% कम कर दिया तो 75 ही बचेगा, आपका कैलकुलेशन का टाइम बचेगा।
हमें वहां पर एग्जाम में टाइम ही बचाना है, टाइम बचाने के लिए उपाय करना है। मैथ्स बहुत कठिन नहीं आता, बहुत आसान आता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, कैलकुलेशन कितना फास्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, अब ये हमारे ख्याल में ट्रिक नंबर 4 तक आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 4 के लिए आप लोग कुछ ठेंगा होगा दिखाइए भाई। अब ये क्वेश्चन आता है ट्रिक नंबर 5। लेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज पी। मतलब किसी भी शहर का जो है, उसका जो है पॉपुलेशन क्या बोलते हैं? जनसंख्या। 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 सॉरी, बताओ सुनना पड़े। शहर की जनसंख्या बोला कि पी है। ठीक है, अब पॉपुलेशन जो है वो हर साल, जनसंख्या हर साल प्रत्येक वर्ष X% घटती जा रही है, घटती जा रही है। या सेम क्वेश्चन बनेगा कि X% बढ़ती जा रही है। दो क्वेश्चन हो गए ना, एक दो शर्त हो गए ना, एक और ये दो। तो अगर ये पूछता है कि 5 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। अब 5 तो हम बता दिए आपको समझना समझाने के लिए। अगर इस 5 को हम कर दिए n साल बाद, n साल बाद, अब n की जगह पे कुछ भी लग सकता है, 2 से भी बोल सकते हैं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। अब हम आपको फार्मूला बता देते हैं। इसके लिए फार्मूला बताया है कि क्या होगा। इसके लिए फार्मूला होगा कि जो जनसंख्या दे रही है शुरू की, वो यहाँ पर ये हो गई, 1 प्लस कितनी परसेंट बढ़ रही है, ठीक है। ये जो है कितनी परसेंट बढ़ रही है, X% बढ़ रही है। तो यहाँ पे X/100 के पावर n क्या हो गया, टाइम। ये हमारा निकल गया 5 साल के बाद जनसंख्या, n ईयर्स के बाद, आफ्टर n ईयर्स, आफ्टर n ईयर्स जनसंख्या 9 साल बाद कितनी होगी, ठीक है। P × 1 प्लस X/100/n। यही फार्मूला आपको एक जगह आएगा जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे ना, वहां भी यही फार्मूला आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो भी यही फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर दो तरीके क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो ये कि 1% बढ़ा तो घटा, तो बढ़ा तो बढ़ा, घटा तो घटा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, घट गया तो माइनस हो जाएगा, बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब पहली शर्त पे हो जाएगा ये, और दूसरी शर्त पे हो जाएगा P × 1 - X/100 ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और बोल रहा है कि अगर X% हर साल बढ़ रही है या घट रही है, तो फिर n वर्ष पहले क्या होगी, क्या रही होगी जनसंख्या। n वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। पहले में था कि n वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। अब इसमें बोल रहा है कि हर साल तो X% बढ़ रही है या घट रही है, तो n वर्ष पहले, तो ये जो डिक्रीज है तो n वर्ष पहले से भी चालू हो रही है, n वर्ष से भी चालू हो रही है ना, घटते 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 या बढ़ते 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 आज की जनसंख्या P तक आ गई है। तो बोले आज की जनसंख्या P है, लेकिन इस जनसंख्या में हर साल X% की बढ़ोतरी या घटोतरी हो रही है, ठीक है। तो जो आज की जनसंख्या P है, इसी घटोतरी के आधार पे या बढ़ोतरी के आधार पे आप ये बताओ कि n वर्ष पहले कितनी जनसंख्या रही होगी।
या कितनी थी। इसके लिए फार्मूला इसमें यही दिया है कि इसको उल्ट उलट कर देंगे बस। जो पी यहां पर ये था ना, तो पी अपान कर देंगे। पी अपान 1 प्लस प्लस माइनस बढ़ गया तो प्लस, माइनस हो गया तो माइनस। और ये हो जाएगा जो रेट ऑफ चेंज है, एक्स है तो एक्स ही करेंगे, ठीक है, आर है तो आर कर देंगे, ठीक है, और इसके पावर एन, यही फार्मूला होगा, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। अगर एन वर्ष बाद पूछ रहा है तो P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100, या आर या एक्स जो भी चेंज है, पावर एन। और एन वर्ष पहले पूछ रहा है तो P अपान 1 प्लस माइनस कर दो यहाँ पर, प्लस माइनस आर अपान 100 के पावर एन, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी आबादी, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, इससे पहले जो मैंने क्लासेस ली हैं वो इन्हीं के लिए थे कि आपको अगर ऐसे कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करोगे। जो मैंने सब बताया है, नीचे है तो ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर है तो नीचे कैसे जाएगा। चलो एक क्वेश्चन हम हल कर देते हैं। जैसे इसमें दिया है, क्वेश्चन दिया है कि 62,500 आज है। कितनी पॉपुलेशन है? 62,500, ठीक है। अब बोल रहा है कि द पॉपुलेशन इंक्रीजेस 10% एनुअली, हर साल 10% बढ़ रहा है। तो 2 साल के बाद इसकी पॉपुलेशन, आफ्टर 2 ईयर्स बोल रहा है, इसकी पॉपुलेशन क्या होगी? तो P इंटू 1 अपान चेंज कितना हो रहा है? 10%, आर रेट अपान 100, एन टाइम कितने साल? 2 साल, ये हो गया। अब इसी को हल कर लेंगे। 62,500 ब्रैकेट में, अब इसको हल करो। 10 से करना, 10 10 दामा 100, 1 प्लस 1 अपान 10 हो जाएगा, पावर 100, 62,500। अब देखो 10 से करना, 1 प्लस 1 अपान 10 है तो 10 से करना, 10 1 11, क्या हो जाएगा? 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 62,500, 11 के स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 11 × 11, और 10 का स्क्वायर का मतलब ये भी तो हो जाएगा ना। मैंने आपको बताया है यम अपान एन का, और का अगर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा यम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ये फार्मूला बताया था आपको। उसी आधार पर तो 10/11 का 11/10 का स्क्वायर है, तो ये ऊपर हो जाएगा 11 × 11 और नीचे हो जाएगा 10 × 10, ठीक है। अब इसको अब हल करोगे तो सीधे से आपके दिमाग में आने चाहिए, यहाँ 2 जीरो है तो ये ऊपर के 2 जीरो को खत्म कर दिया। अब ये बचा कितना? 11 × 11, 11 हम लोग क्या बोलते हैं? 121, तो 625 इंटू 121, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 1 × 5, ठीक है, 1 × 5, और फिर होगा 1 दुक्के 1 दुक्के 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 10 2 12, 1 2 दूनी, अरे वो, अरे आप लोग समझ नहीं पाओ, गड़बड़ हो गया, नहीं तो मैं एक लाइन में कर देता। अब आप इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना। ऊपर जाए 625, 2 × 5 = 10, 2 दूना 4 1 5, 2 × 6 = 12, 625 फिर आ जाएगा। जोड़ोगे 5 2 5 5 10 6 16, 2 2 4 1 5 1 7, 75,625 जनसंख्या हो जाएगी। कितने साल? 2 साल बाद। 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना परसेंट बढ़ रहा है, 10% हर साल बढ़ रहा है, तो 2 साल पहले कितनी जनसंख्या थी? तो फिर इसको यहाँ करेंगे 62,500। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा हमारा फॉर्मूला नंबर 2, P अपान 1 प्लस आर अपान 100
के पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 62,500 अपान 1 प्लस 10/100 के पावर 2, यही होगा ना। या ये कितना आ रहा है हमारा, कितना आता है ये 11/10 का स्क्वायर ही आता है ना। तो वही तो होगा जो ऊपर हल किए थे, 62,500 बटे 11/10 का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, हमने कहा था कि जब ये फ्रैक्शन ऊपर आएगा या हम फ्रैक्शन को भाग करते हैं, तो यहाँ पर ये भाग कर रहे हैं ना, इस 62,500 को 11/10 से हम भाग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ध्यान देना यहाँ पर, यही कैलकुलेशन गड़बड़ाता है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 62,500 को हम 11/10 के स्क्वायर से भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने कहा था a/b या a/b/c, मतलब a को b/c से भाग कर रहे हैं, या ये हो जाएगा क्या, a डिवाइडेड बाई b/c, यही तो बोला था, यही तो हुआ ना। तो क्या होता है, ये भाग का निशान बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा, और ये पलट जाएगा, c/b हो जाएगा। ये बताया तो नहीं बताया था। अब यहाँ क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा 62,500 भागे 11/10 का स्क्वायर, यही तो होगा कि नहीं होगा। ये बराबर हो जाएगा 62,500 भागे 11 का स्क्वायर अपान 10 का स्क्वायर। अब हमको ये भाग का निशान, जब हम देखते हैं कि जब हम किसी फ्रैक्शन नंबर से डिवीजन करते हैं, तो ये यहाँ पर भाग की जगह पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। पहली वाली संख्या जैसे है वैसे रहेगी, और दूसरी वाली संख्या जो है हमारी पलट जाएगी। क्या हो जाएगा, 10 के स्क्वायर अपान 11 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लोगे, इसको जब हल करोगे जो आंसर आएगा वो हमारा एक्चुअल 2 साल पहले की जनसंख्या होगी। अब ये कैलकुलेशन करना जरूर, मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि ये कैलकुलेशन ही करना कठिन हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, 62,500 गुणे 100/11 अगर हम 121। अब क्या करोगे, 2 जीरो बढ़ा के 121 से सीधे भाग कर दो, आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अंगूठे दिखाओ। चलिए एक ट्रिक और बता देते हैं, ये 6 वाला जो है ना, आप भूल जाओ इसको। आपको जो ये वाला परसेंटेज है, जैसे जो ट्रिक नंबर 6 क्या दे रहा है कि किसी शहर का है पॉपुलेशन, कितना दिया है, p, क्या दिया है, पॉपुलेशन p। वही फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर, आपको ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला कि p है पॉपुलेशन, पहले साल 10% बढ़ गया, तो यहाँ क्या करोगे, 100 प्लस 10 कर देंगे। अगर बोल रहा है 10% बढ़ गया, तो पहले के पॉपुलेशन का 110% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि 5% घट गया, अब इसका 95% हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि 15% फिर बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 115% हो गया। फिर बोला 15% घट गया, तो ये हो जाएगा 85% हो जाएगा। अब इसी को हल कर लोगे तो अपना नेट जो है आपका पॉपुलेशन निकल आएगा, नेट जनसंख्या पता चल जाएगी। ये चीज क्लियर है कि नहीं, ये चीज आप ध्यान से देखिए क्यों हो गया। इसमें अगर मैं पूछूं तो 110 क्यों हो गया, तो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 10% बढ़ गया तो 110% हो जाएगा। फिर दूसरे में 95% क्यों हो गया, बोला फिर वो 5% अगले साल घट गया तो 95% हो गया। फिर बोला तीसरे साल 15% फिर जनसंख्या बढ़ गई, तो अब इस जनसंख्या का 115% हो गया। फिर बोला कि चौथे साल जो है 15% फिर घट गई, बोला 15% घट गई तो 85% होता। अब इस जनसंख्या का जनसंख्या कितना हो जाएगा, 85% ही रह गया। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे 85% हो जाएगा।
तो 5वें साल में उसकी जनसंख्या कितनी होगी? ये होगी नेट जनसंख्या। इसको कैलकुलेट कर दोगे तो 4 साल बाद की जनसंख्या निकल आएगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, चौथे साल की जनसंख्या निकल आएगी। अब हमको ये x1 x2 x3 ये फार्मूला याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप करोगे तो वही तो होगा। अगर देखो यहाँ पे x1 10% है और x2 कितना दिया है? हमने दे दिया है 5%, घट गया, ठीक है। और x3 क्या दिया है यहाँ पर? मैंने दे दिया है 15%, बढ़ गया। ये ऊपर वाला निशान बढ़ने का होता है, नीचे वाला घटने का होता है, ठीक है। 3 निशान, 1% बढ़ गया। तो क्या दे रहा है कि 10,000 संख्या थी, 10% बढ़ गया तो 1/10/100 तो ये कर रहा है ना। तो इसको अगर कैलकुलेटर 100 करना हो, 100 110/100 ही तो होगा। और तो मैं तो सीधे बोल देता हूँ कि 10,000 है, 10% बढ़ा तो 110% हो गया। फिर बोला 5% घट गया तो फिर 95% हो गया। फिर बोला 15% बढ़ गया तो ये लो भाई 115% हो गया। फिर बोला कि 15% घट गया तो ले ले भाई 85% हो गया। ये हो गया ना। अब तो हमारे ख्याल में क्लियर हो जाना चाहिए। यही चीज है जो इसमें दिया है, वही चीज है, लेकिन आपका 2 स्टेप बढ़ जा रहा है। आप इसमें से आपका स्टेप घट जा रहे हैं। मैथ में आपको केवल टाइम बचाना है, समय को बचाना है। उस समय बचाने के लिए आपको सीधे करना है। जितने परसेंट बढ़ जाते हैं 100 में जोड़ दो, जितने परसेंट घट जाते हैं 100 में से माइनस कर दो। 35% बढ़ गया तो 65%, तो 135% हो गया। 35% घट गया तो 65% हो गया। सीधी सी बात है। कोई इसमें गुणा भाग कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई ट्रिक नंबर 6 में कोई ऐसी बात नहीं है। ट्रिक नंबर 7 है, द पासिंग मार्क्स ऑफ एन एग्जामिनेशन इज P%. If a candidate scores R per marks and fails by F marks, आपको कोई जरूरत नहीं है फार्मूला याद करने की। अब बताओ कितने एबीसी क्वेश्चन में 10 कितने ट्रिक्स आ रहे हैं? 9 ट्रिक बता दिए। और हर क्वेश्चन हर चैप्टर में भी अगर 9 ट्रिक याद करोगे तो अगर 10 चैप्टर है तो 90 ट्रिक्स। क्या ये आपको याद रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए आप लोग कंसेप्ट रखो बस। ट्रिक्स उन्हीं को याद करो जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ट्रिक नंबर 1 2 3 बताया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 35% बढ़ गया तो 135%, घट गया तो 165%, फिर 4% बढ़ गया तो 104, 4% घट गया तो 96/100%, बस वही कर दो बस। ये सब चीजें हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रहा है कि अब इसके एग्जाम्पल में आ जाओ तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बोल रहा है कि एक स्टूडेंट हैज टू स्कोर 30% मार्क्स टू गेट थ्रू। अगर वो 30% मार्क्स पाता है तो वो पास हो जाता है, ठीक है। इफ ही गेट 30 मार्क्स, बोला अगर वो 30 मार्क्स पाता है एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, 30 नंबर कितना वो पा कितना रहा है, उसका प्राप्तांक कितना है, उसको कितने प्राप्त हुए? 30 मार्क्स। फिर क्वेश्चन आगे बोलता है अगर वो 30 मार्क्स पाता है तो फिर वो 30 नंबर से फेल हो जाता है। अब बताओ हमको, आप ही लोग बताओ कि उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? माइक ओपन करके बोलिए। 60। अब बात बढ़िया करते हैं, 60 नंबर। अब उसको पास होने के लिए कितना, पास मार्क कितना हो गया उसका? पासिंग मार्क है 60 मार्क्स, 60% नहीं, 60 मार्क्स है। हमेशा मार्क्स और परसेंटेज में ध्यान रखना, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर एग्जामिनेशन क्या है? अब देखो 30% पर पास होता है, मतलब कि
अगर एक्स का 30% पाता है तो वो पास हो जाता है, यही तो कह रहा है ना। अगर वो 30% पाता, हेलो, 30% ही क्वेश्चन 60 मार्क। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 30% पा जाता है तो पास हो जाता है। इसका मतलब उसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, जो है उसका 30%, मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए एक्स है, उसका 30% पाता है तो पास हो जाता है। पासिंग मार्क्स हमारी कितनी है, 60 है। एक तो फिर हमारा मैक्सिमम मार्क्स एक्स कितना होगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते समय देखना, यहाँ पर ये 60 तो है, ये जो 60 है। अब यहाँ पर जो नीचे डिवीजन कर रहा है, ये इस पार जाएगा, इक्वल के इस पार जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो यहाँ 30/60 है तो ये उस पार जाएगा, तो ये अंश ऊपर चला जाएगा, हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा। ये देखो, ठीक है। जब 30/60 इक्वल के उस पार जाएगा तो 100/30 हो जाएगा। 30/100 जब उस पार जाएगा इक्वल के, तो 100/30 हो जाता है। इसको समझना, हमेशा पलट जाएगा। अगर यहाँ पे गुणा कर रहा है तो यहाँ जाके भाग कर देगा। 60 क्या हो जाएगा, मैं एक बार फिर से आपको तरीके से बता देता हूँ। अब क्यों हो जाता है, पलट जाता है, इसको भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फिर आपको डाउट नहीं रहेगा, एकदम ब्रेन में क्लियर रहेगा। हमने क्या बोला कि एक्स का हमने बोला कि एक्स का 30% पाता है तो कितना मार्क्स होते हैं उसके, 60 नंबर होते हैं, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या होगा, इसका मतलब 30/100, 100 के उस पार जाएगा तभी तो हमें एक्स की वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस पार जाके डिवीजन करेगा। किसको डिवीजन करेगा, भाग करेगा, 60 को करेगा। तो 60/30/100। अब फिर वही बात हो गया, 60 को 30/100 से भाग कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया 60/30/100, यही तो हुआ ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस भाग के निशान को हम किस में बदल देंगे, गुणा में, और ये पलट पलट जाएगा 100/30, ठीक है। 30 दूनी 60, 100 दूना 200। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 200। अब रिप्लाई सही चेक करने के लिए 60 होता है कि नहीं होता, 200 का 30% करो, कितना होगा, 100 दूना 200, 30 दूनी 60, 60 ही मार्क्स तो हो रहे हैं, और वो भी बोल रहा है 60 मार्क्स। इसका मतलब हमारा 200 आंसर सही है। समझ रहे हैं। अब जो क्वेश्चन जब ऐसे आता है, जैसे हमारा यहाँ पे मैंने कहा था एक्स का 30% बराबर 60, सीधे आपको दिमाग में, फिर आपको इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना बड़ा गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे करो x बराबर 60 गुणे 100/30। देखो हो गया ना आराम से। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर 30 दूनी 60, 200 मार्क्स, देखा निशान यहाँ पे 200 मार्क्स है, परसेंट नहीं मार्क्स, 200 मार्क्स ए वाले में दिया है 200 मार्क्स, टक से टिक मारा, आगे बढ़े। जय श्री राम, 2 नंबर मिल गए, ठीक है। कोई परेशानी इसमें, ट्रिक नंबर 7 में इस तरह के क्वेश्चन आता तो कैसे करेंगे। और लोग बताओ भाई, नहीं क्लियर है तो बता दो, मैं फिर से बता दूंगा। किसी को भी डाउट सर हो तो जो आप माइक ओपन कीजिए, बोलिए। ट्रिक था सर, x1% इंक्रीज हुआ, x2% डिक्रीज हुआ, उसका जो फॉर्मूला था हाँ, x1 प्लस x2 एंड देन x1 इंटू मैंने x2 आप बाई 100। मैंने कहा कि आप x1 x2 भूल जाओ। क्वेश्चन में x1 x2 तो देगा नहीं, आप ये ट्रिक भूल जाओ। वो बोलेगा कि 10% बढ़ा दिया, 5% घटा दिया। तो मान लीजिए किसी चीज का, जैसे आप, मैं यहाँ बोल रहा था कि पॉपुलेशन ही है, जैसे पॉपुलेशन पॉपुलेशन 10,000 है, ठीक है। और बोला कि उसका x1% बढ़ गया। x1% बढ़ गया मतलब x1 की जगह बोला 10% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 110% हो गया। 110/100, 110% ही तो हुआ। आपको जी x1 सर। x2 भूल जाओ, ठीक है।
आप अपने दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रखो। और फिर बोलता है फिर 15% घट गया, तो 15% घटेगा तो कितना हो जाएगा? 85%। ये है x2, ये x1, ये है x2। 85% घट गया। अब आपको ऐसे ही करो, x3 में x3 बोलता है कि 20% घट गया, तो अब क्या हो जाएगा? 80%। मान लीजिए x3 जो 20% हो जाएगा ना, 80%, 80/100। अब इसको जब हल कर लोगे तो आपका नेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप x1 x2 के चक्कर में मत पड़ना, मैंने आपको बोला था और अब फिर वही उलझ गए। वैसे एक सर जो कैंडिडेट, हाँ बोलिए बोलिए सर ये बोलिए जो बोलिए। एग्जाम्पल था ना, हाँ, सर जो एग्जाम्पल दिया था ना कौन 15% सा का, एग्जाम्पल था आपका? कौन सा? ये जो 15% इंक्रीज हुआ 15% डिक्रीज हुआ। मैंने आपको बोला था कि जब भी सेम मात्रा में बढ़े और सेम मात्रा में घटे, तो आप उसमें नेट हमेशा लॉस होगा। और 15% बढ़ रहा है, 15% घट रहा है, तो 15² / 100% लॉस। बस सीधा सा फॉर्मूला, x²। x% बढ़ रहा है, x% घट रहा है, तो x² / 100% लॉस। यही फॉर्मूला बताया आपको, इसको याद रखिए। वो जो x1 x2 है कि 15% बढ़ गया, बढ़ा दिया, फिर 10% घटा दिया, फिर 5% घट बढ़ा दिया, फिर 6% घटा दिया। उस तरह के फार्मूले में x1 x2 आता है। ठीक है फार्मूला वही लगेगा, लेकिन आप सीधे से ये फार्मूला रखो कि अगर सेम परसेंट बढ़ाते हैं, सेम परसेंट घटाते हैं, तो जो परसेंट का %100% लॉस होगा। और अगर 15% बढ़ा दिया, तो मान लीजिए 100 है, 100 का 15% बढ़ाया तो 115% हो जाएगा। उसके बाद 10% घटा दिया तो 90% हो गया। फिर 5% बढ़ा दिया तो 105% हो गया। बस अब इसको नेट को हल कर लो। मान यहाँ 100 है, 10 है, 1 लाख है, 20 लाख है, 5 लाख है, कुछ भी संख्या यहाँ पे हो सकती है। जो भी दिया हुआ है वो संख्या रख के और उसके बाद इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लो, तो आपका नेट चेंज आ जाएगा कि कितना नेट है। ठीक है, आप x1 x2 के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना, नहीं तो फिर सब लपेटे में आ जाओ। कितना आपको शॉर्टकट याद करोगे? मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ शॉर्टकट कम से कम रहे, इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कराया है। टिक नंबर 8 जरूरी है। टिक नंबर 8 क्या है? ए कैंडिडेट x% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्ड बाय ए मार्क्स। ठीक है, when another candidate who scores y% mark gets b marks more। इसमें भी ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम फार्मूला है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है, आप उदाहरण से मैं बता रहा हूँ, टिक नंबर 1 का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये जो उदाहरण है ना, एग्जाम्पल से मैं आपको सेट कर रहा हूँ। ए कैंडिडेट स्कोर्स 25% मार्क्स। ए कैंडिडेट कौन है? ए कैंडिडेट है जो 25% मार्क्स स्कोर करता है। उसके मार्क्स कितने हैं? 25% है। तो क्या होता है कि फेल्स बाई 60 मार्क्स। अब वो कितने मार्क्स से फेल हो रहा है? 60 मार्क्स से फेल हो रहा है। फेल है मतलब कि ये जो मार्क्स है, 25% जो मार्क्स पाया है, ध्यान से देखना, ये परसेंटेज है, ये परसेंट में दिया है, एक्चुअल मार्क्स नहीं है। और ये दिया है 60 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू आएगी उसमें 60 जोड़ोगे तो वो हमारी पासिंग मार्क्स होगी। समझे कि नहीं समझे? आगे क्वेश्चन क्या दिया है? अब दूसरा कैंडिडेट क्या है कि बोलता है कि वो 50% पाता है, तो क्या है, एंड अनदर कैंडिडेट स्कोर्स 50% मार्क्स गेट 40% मार्क मोर देन द रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स। अगर ये 50% मार्क पा जाता है, जो भी मार्क्स पाया, तो जो पासिंग मार्क्स है, यहाँ क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, पासिंग मार्क्स से 40%
ज्यादा पाता है? यही तो क्वेश्चन है ना। देन द मिनिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, यही पूछ रहा है कि पासिंग मार्क्स क्या है। मिनिमम मार्क्स यही तो हो गए ना, पासिंग मार्क्स क्या है। मैथ में क्वेश्चन को समझना ही बड़ी चीज है। आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैथ में, जनरल मैथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आते हैं सब। अब मैं इस फॉर्मूले पे ना जा करके ऐसे ही बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, कैंडिडेट्स स्कोर 25 मार्क्स। मान लीजिए कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कैंडिडेट स्कोर 25 मार्क्स, तो जो उसका टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए प्राप्त है कितने, पी है, पी का 25% प्लस 100, यही हुआ ना। ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा। सॉरी, कितना, 60 मार्क्स है ना, 60 मार्क्स, यहाँ 60 होगा, 60। पी का 25, पी क्या है हमारा टोटल पूर्णांक जो है, पूर्णांक पी, पूर्णांक का 25% पाता है, तो वो 60%, 60 मार्क्स से फेल हो जाता है। इसका मतलब 60 इसमें जोड़ देंगे, यही हमारी पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ ये पासिंग मार्क्स? वीणा जी, कार्तिक जी। जी सर। अब दूसरा स्टेप क्या दे रहा है कि अगर वो पूर्णांक का 50% पाता है, तो वो इससे 40% ज्यादा मार्क्स पा जाता है। इसका मतलब इसमें से जो हमारा इसमें है, इसमें 40 जोड़ देते हैं, ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पी के 50% के बराबर होगा। पी का 25% प्लस 60, इसका आप गलत होगा। 50% सर। पी का 50% तो हो गया ना, बोला 50% पाएगा तो वो पासिंग मार्क्स से गेट 40% मार्क्स मोर, 40% मार्क्स मोर। ठीक है, यहां पर इसने क्वेश्चन गलत दिया है। यहाँ पर जो 40% दिया है ना, ये यहाँ पर 40% नहीं है, 40 मार्क्स है। ये क्वेश्चन गलत दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी का 25% प्लस 60 प्लस 40 मार्क्स और पा रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 50 पी, या पी इंटू 50/100 बराबर 25/100 इंटू पी, या उल्टा कर दिया मैंने, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, प्लस 100। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, p/2, 50 दूना 100, 25 चौका 100, p/4 हो जाएगा, p/2 बराबर 100। ये इधर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, p/2 बराबर p/4 प्लस 100 है। अब हम क्या करेंगे, हमको पी निकालना है, तो पी एक साथ कर लिया, तो p/2, और ये प्लस है इधर, तुम आएगा, इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 100। तो ये हो जाएगा p/2, इसको हल करोगे तो p/2 आएगा 100, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 200। हमारा पूर्णांक
200 हो गया। अब इसमें से इसमें करोगे क्या हो जाएगा हमारा नहीं, ये हो जाएगा P/4 आएगा, सही P/4। P/2 में से P/4 करो तो P/4 आएगा, और इसके बराबर P बराबर हो जाएगा हमारा 400, हमारा पूर्णांक 400 हो जाएगी। ये कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए। मैं ये कैलकुलेशन एक बार में फास्ट बताया इसीलिए जानबूझ करके कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग में घुसे और आप इसका प्रैक्टिस करें। ठीक है, हमारा जो है अभी ट्रिकबाजी खत्म हो गई, नवा ट्रिक आपकी जरूरत की नहीं है। अब हम आगे कल बताएंगे ये एग्जाम्पल्स जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल्स को समझने के लिए 8 एग्जाम्पल्स कल हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग जो जितना भी ट्रिक है, जितना पढ़ाया हूं वो, और फार्मूला जो PDF में दिया हुआ, इसको जरूर पढ़ लेना। तो कल आपको प्रॉपर उसका पूरा लाभ मिलेगा। और नहीं अगर आप पढ़ के आएंगे तो जैसे आज आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं, समझ में आया, कल भी थोड़ा बहुत ही समझ